जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब वर्णमाला को पढ़ रहे थे और वर्णमाला की संख्या कितना है वो देख लिए थे। फिर वर्णमाला को दो भागों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को ये भी देख लिए थे और स्वर वर्ण का जो है उसको भी पढ़ लिए थे और व्यंजन वर्ण को चार भागों में, हालांकि मुख्य रूप से चार भागों में, और कोई कोई बुक में जो है 5 भाग भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कितने भागों में बटे जाते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए ये ध्यान में रखिएगा कि 5 भागों में बटाता है व्यंजन वर्ण को। हालांकि उससे पहले जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण का संख्या कितना है ये हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि 11 संख्या है। फिर इसका स्वरों का विभाजन किस तरह से किए थे उत्पत्ति के आधार पर, ये टोटल पढ़ चुके हैं। और संधि के 2 भेद होते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, शुद्ध दीर्घ संधि और संयुक्त संधि, ये पढ़ चुके हैं। फिर मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये भी देख लिए थे। और फिर उच्चारण स्थान, जो कि स्वर संख्या का जो उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर जिह्वा के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, ये भी ट्रिक के साथ इसको याद कर लिए थे। और फिर ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, ये भी पढ़ चुके थे। मुख विवर के द्वारा जो बटा जाता है, विपरीत, अर्धविपरीत, समृत और अर्धसमृत, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे और इसका ट्रिक भी देख लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है उन्हीं को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। जैसे इसमें क लिख रहे हैं तो क में हलंत रहता है हमेशा, सिर्फ क लिखेंगे तो। और वही अगर स्वर जोड़ देंगे तो क हलंत, आप प्लस अ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, क में हलंत नहीं होगा, तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। तो स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। चलिए, उच्चारण अव्यंजन विभाजन, तो 1 नंबर में क्या है, उच्चारण के स्थान पर विभाजन किया गया है, ठीक है। अब उच्चारण स्थान के, हालांकि ये क वर्ग, च वर्ग, क ख ग घ घ, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और त वर्ग, त थ द ध न, और प वर्ग, प फ ब भ म, ये तो वर्ग बांट दिया। अब इसका उच्चारण का स्थान कैसे पता रखेंगे या याद रखेंगे, तो इसको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में डालना है। क्या डालना है, देखिए एक डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम है मुख से लेकर के गला तक का है, ठीक है। ये खुद आप लोग अपना ही गला से लेकर के क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है। तो याद कैसे रखना है, जैसे ये गला है तो गला कंठ है, तो गला क्या, यहाँ पर कंठ है, तो कंठ में क वर्ग आता है, यानी कि नीचे से देखना है कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ आता है लास्ट में। हम लोग खुद अपना गला ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, कंठ सबसे नीचे से देखना है तो कंठ, फिर तालु आता है जो कि ऊपर वाला भाग है तालु, फिर मूर्धा आता है, और फिर क्या आता है, दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। तो उसी तरह से नीचे से कंठ, कंठ में जो ऊपर से क वर्ग है वो नीचे में रख देना है कंठ में, ठीक है। उसके बाद च वर्ग जो है, च वर्ग, तो उसके ऊपर रख देना, जो ऊपर क्या आता है, तालु आता है, तो ये तालब में च वर्ग रख देना है। फिर उसके बाद जो आता है उसके ऊपर मूर्धा आता है, जो कि दंत के बगल में रहता है मूर्धा, तो वो ट वर्ग आता है, ठीक है। मूर्धा ट वर्ग, और फिर आता है दंत, ट के बाद क्या आता है, तो दंत में क्या आ जाएगा, त वर्ग। और फिर उसके बाद आता है ओष्ठ, ओष्ठ में कौन सा आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि हम लोग जैसे गला है, गला से लेकर के ओष्ठ तक को याद रखना है। तो सबसे पहले गला आता है, उसके बाद नीचे से, हालांकि ऐसे ऐसे तो मुख ओष्ठ से ऊपर से अगर कहेंगे तो ओष्ठ से आता है, तो नीचे से याद रखना है गला से, यानी कि गला जो है वो कंठ, कंठ, तो कंठ पर ऊपर वाला जो क वर्ग है, क वर्ग रख देना है कंठ पर। उसके बाद च वर्ग जो है, गला के बाद क्या आता है, तालब आता है, तालु आता है, तो तालु में च वर्ग रख देना है। तालु के बाद ये तो याद रखना ही रखना, याद किया, ये तो याद किया, अपना अपना ही खुद देख लीजिए कि गला आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है, ठीक है। फिर नासिक तो है ही,
तो अपना ही खुद देख सकते हैं। तो नीचे से और वो क वर्ग वाला ऊपर से, तो पहले आता है कंठ, कंठ में क्या क वर्ग डालना है, और फिर ताला भी, उसके बाद आता है तालु, जो कि तालु में क्या च वर्ग डालना है, फिर मूर्धा में क्या है ट वर्ग डालना है, फिर दंत में क्या डालना है त वर्ग डालना है, और ओष्ठ में क्या डालना है प वर्ग डालना है। तो इतना सा याद रखना है। और नासिक, नासिक तो जान ही रहे हैं क्या, पंचमाक्षर अक्षर जितना भी है वो क्या है नासिक है, यानी कि ये जो पांचवा अक्षर का जो है ये क्या है नासिक क्या है। बस यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, मतलब आप दिमाग में सोच लेंगे तो ये याद हो गया। बाकी जो बचा, जैसे अंतस्थ वर्ग में या र ल व, और फिर उस व्यंजन वर्ण में तलव स, मूर्धन स, दंत स, ह। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए, ऐसे कहीं भी रफ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। अब जैसे अंतस्थ वर्ण और उस व्यंजन वर्ण, ये दोनों एक जगह लिख देंगे। और जैसे य तालब स, ठीक है, यस, य तालब स यस। अब यस, हालांकि जान यहाँ तालब स तालु से बोला जाता है, तो य और तालब स यस होता है, तो ये दोनों किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा तालु में, य भी तालु में और स भी तालु में, क्योंकि तालब स तालु में आता है, तो ये भी तालवी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो देखना है ये मूर्धन स, तो हालांकि नाम ही है मूर्धन स, तो मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन स। तो ये क्या करना है मूर्धन स, तो यानी कि नाम ही है मूर्धन स, तो मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद याद जो रखना है स र ल, स र ल सरल, क्या याद रखना है स र ल सरल। अब देखिए स, ये कौन सा स है, दंत स है। ठीक है, ये दंत स एक याद रखना है कि दंत स में स र ल सरल लिखा आता है। सरल कैसे लिखा था, दंत स और र ल सरल, तो हमको याद रखना है क्या, ये दंत स है, तो दंत स में दंत से बुलाता है, तो इसी का नाम है दंत, दंत का ही नाम है दंती। देखिए दंती है, और इसी का नाम है दंतमूल, और इसी का नाम है मसूड़, और इसी को बुलाता है वत्सरी। हालांकि यही दो ऑप्शन में रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपली पूछ दे तो मसूड़ रह सकता है और वत्सरी रह सकता है। तो याद क्या रखना है, दंत स, तो दंत स से स र ल सरल होता है, तो दंत में आता है, तो र भी दंत में आ गया, ल भी दंत में आ गया, क्योंकि सरल क्या स, दंत स में सरल होता है, तो स तो दंत में है ही, र भी दंत में आ गया, ल भी दंत में आ गया, तो दंत इसी का नाम है दंतमूल, और इसी का नाम है मसूड़, और इसी का नाम है वत्सर्य। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है। अब देखिए, अब आता है ये व जो है व सिर्फ याद रखना है, व किस में आता है दंतोष्ठय में आता है, व किस में आता है दंतोष्ठय में आता है, इतना सा याद रखना है। सिर्फ इसमें जो याद रखना है व सिर्फ याद रखना है, व किस में आता है दंतोष्ठय में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है ह सबसे लास्ट हुआ, ह सबसे लास्ट हुआ। हालांकि हम लोग शुरू कहाँ से किए थे व्यंजन वर्ण का, क से शुरू किए थे, तो क से कंठ होता है, और ह पर आते हैं लास्ट में, तो याद रखना है कंठ से शुरू और कंठ पर अंत। क्या याद रखना है, कंठ से शुरू और कंठ पर अंत। ठीक है, यानी कि ह अंत में आ जाता है, तो कंठ इसमें उच्चारण स्थान हो गया ह में। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ उच्चारण स्थान का पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राणत्व के आधार पर। पहला नंबर उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। अब प्राणत्व के आधार पर कितने भागों में बताता है, दो भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता, हर एक एग्जाम में याद पूछा जाता है। हालांकि ये उच्चारण स्थान भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, सिर्फ अपना ही गला, तालु और मूर्धा और दंत ओष्ठ, ये सब अपना ही अगर याद रखते हैं तो फिर याद करने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद प्राणत्व के आधार पर दो भाग में, इसको भी याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसको दो भाग में बताता है, अल्पप्राण और महाप्राण। सिर्फ अगर याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं कि जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, तो या व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ग का, व्यंजन वर्ण का प्रत्येक वर्ग जो है वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये क्या है विषम, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, ये कौन सा हो जाएगा
विषम संख्या का जो भी रहेगा उसको क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये फर्स्ट होता है, सेकंड नहीं थर्ड होता है और फिर फिफ्थ होता है। इस तरह याद रख सकते हैं। या तो अल्पप्राण के लिए विषम संख्या, अल्पप्राण बराबर बराबर विषम संख्या। कैसे याद रख कर सकते हैं कि अल्प प्राण बराबर विषम संख्या। ठीक है, अल्पप्राण बराबर विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या का जो जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। और क्या, उसके बाद आता है महाप्राण। तो महाप्राण में क्या, थर्ड फोर्थ, दोगो है, थर्ड फोर्थ दोगो, तो यानी कि कौन सा वर्ग, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्पप्राण बराबर विषम संख्या और महाप्राण बराबर महाप्राण बराबर हो जाएगा सम संख्या। ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, अल्पप्राण बराबर विषम संख्या, महाप्राण बराबर सम संख्या। तो ये भी ट्रिक दोनों अच्छा है, तो दोनों याद रख सकते हैं। या तो यहाँ भी देख लीजिए, महाप्राण में भी जिन व्यंजकों का उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहेंगे, और व्यंजक वर्णों का प्रत्येक वर्ग कौन सा, सम संख्या में सेकंड और फोर्थ महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, या तो ट्रिक क्या होगा, ये भी ट्रिक है कि अल्पप्राण बराबर विषम संख्या याद रखने के लिए कि याद रख सकते हैं, और महाप्राण बराबर सम संख्या। ये पहला ट्रिक हुआ। अब दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक यही है कि जो भी वर्ण रहे उसका इंग्लिश लिखने पर, यानी कि अंग्रेजी लिखने पर क्या हो जाए, अंग्रेजी लिखने पर उसमें एच आ जाए। ठीक है, एच आ जाए तो वो वर्ण क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। यानी कि जो भी वर्ण अगर लिखेंगे उसका इंग्लिश का और उसमें अगर एच आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दो वर्ण अपवाद हैं, दो वर्ण कौन कौन सा, एक च और एक दंत स। ठीक है, च में सी एच आता है तो पर भी ये कौन सा हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। और स जो है, सौ में सिर्फ एस आता है, इसमें एच नहीं होता है तो पर भी ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। याद क्या रखना है कि याद ये रखना है कि दो वर्ण अपवाद रहता है। याद पूरा क्या रखना है कि जिस वर्ण में एच आ जाएगा अंतिम में इंग्लिश उसका, तो वो वर्ण महाप्राण हो जाएगा, और जिसमें अगर एच नहीं आएगा तो वो हो जाएगा अल्पप्राण। लेकिन इसमें दो वर्ण अपवाद हैं, कौन कौन सा, च में एच आ जा रहा है तो एच आने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दंत स जो है, दंत स में एस आ जा रहा है, इसमें एच नहीं है, एस ही है तो पर भी ये कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है, क्या इंग्लिश लिखने पर एच आ जाएगा लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। लेकिन दो वर्ण जो कि च और दंत स दोनों अपवाद हैं, जो कि च में एच आने के बावजूद भी वो अल्पप्राण हो जाएगा, और स में दंत स जो है उसमें एच नहीं भी आता है तो पर भी महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ट्रिक में यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जिस व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी लिखने पर उसमें एच का उच्चारण हो तो वो वर्ण महाप्राण हो जाएगा, और जिस व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी एच नहीं हो तो वो वर्ण अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है, जो अभी बताया वही से हम लिख दिए हैं, लेकिन एक अपवाद है, दो वर्ण कौन कौन सा, च वर्ण का अंग्रेजी एच, च वर्ण का अंग्रेजी में एच आता है परंतु च वर्ण को अल्पप्राण कहेंगे। वही दंत स जो है ना, दंत स का अंग्रेजी में एच नहीं आता है तो पर भी इसका दंत स को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो दो अपवाद में रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया अल्पप्राण और महाप्राण हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब 3 नंबर पे आता है घोषत्व के आधार पर। 3 नंबर पे क्या आता है? घोषत्व के आधार पर। देख लीजिए क च क ख ग घ ये सब टोटल लिख लिए। उसके बाद य र ल व तलब स मूर्धन्य स दंड स ह, ठीक है, ये सब लिख दिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? या तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं अघोष में कि जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों या में कंपन यानी कि रगड़न न हो, जिसमें कि स्वर तंत्री में जो भी वर्ण बोलेंगे तो स्वर तंत्री में रगड़न न हो, यानी हर व्यंजन वर्ण के वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, तथा उस वर्ग के कौन तलब स मूर्धन्य स दंड स अघोष हैं, ठीक है, जिसमें रगड़न ना होता हो जिस वर्ण बोलने पर, वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, जो कि कौन कौन सा है? पहला और दूसरा, और तलब स मूर्धन्य स दंड स अघोष है, ठीक है, बाकी सब सघोष। चलिए, ये तो अघोष का बात है। उसके बाद सघोष या घोष दोनों एक ही नाम है। सघोष का मतलब क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन हो, इसमें कंपन हो। अघोष में कंपन ना हो, लेकिन सघोष में क्या हो? कंपन हो, यानी हर व्यंजन वर्ण के वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ग तथा अल्पप्राण, सॉरी ये अल्पप्राण नहीं होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण, ये, ठीक है, तो ये गलत है, इसमें लिखना है अंतस्थ वर्ग के सभी वर्ण और ह वर्ण क्या है? सघोष हैं, ठीक है। क्या क्या बोला कि जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों का कंपन क्या रगड़न हो अधिक, यानी कि हर व्यंजन का कौन सा वर्ग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ग तथा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ह, ये क्या है? सघोष है, ठीक है। तो इतना सा तो याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये तीनों सौ क्या है? अघोष है, और पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है, बाकी सब सघोष हैं। बस इतना ही याद रखना है, तीनों सौ और पहला और दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष। बाकी ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का इसमें जरूरत नहीं है कि रटना ही रटना है। याद क्या करना है कि तीनों सौ अघोष और पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष को तोड़ करके क्या लिखते हैं? क, स अक्ष, और त्र को त, र त्र, और फिर ज्ञ को ज और या ज्ञ, स्र को स और र, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण का ये भाग हुआ। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र तोड़ करके कैसे लिखा था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अक्षरों को तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, त्र को, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। अब आता है द्विगु या नए गृहीत व्यंजन वर्ण। द्विगु व्यंजन वर्ण या नए गृहीत व्यंजन वर्ण। द्विगु का मतलब होता है दो गुण, जिसमें दो गुण हो, ठीक है, जैसे अढ़ अढ़, ठीक है, ये कौन सा है? द्विगु व्यंजन वर्ण है। अढ़ का मतलब क्या होता है? इसको उच्छिप्त होता है, ठीक है, उच्छिप्त, यानी कि अढ़ को उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं। अढ़ को क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब क्या है, देख लीजिए। उच्छिप्त का अर्थ होता है उछलना, जिनके उच्चारण पर जीभ पहले ऊपर उछल करके, अढ़ जैसे जीभ ऊपर उछल करके मूर्धा का स्पर्श करते हुए, वो क्या करते हुए और फिर झटके से नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है ना, कि इसका मतलब होता है उछलना, जो कि जीभ जो है ऊपर मूर्धा से टच करते हुए झटके से क्या होता है? नीचे गिर जाता है, उसी को हम कहेंगे उच्छिप्त, ठीक है, जो कि अढ़ क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। अब देखिए, अढ़ मूर्धन्य है, जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा में टच होता है, और ये कैसा है? सघोष है, ये भी याद रखना है। अढ़ जो है कैसा है? सघोष है, और फिर ये अल्पप्राण है, ठीक है। अढ़ जो है कैसा है? सघोष है, और ये भी क्या है? अल्पप्राण है, ठीक है। अढ़ क्या है? सघोष, और ये क्या है? अल्पप्राण है। उसके बाद आता है फिर अढ़, ये क्या? मूर्धन्य है, ये भी सघोष है, और ये महाप्राण है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, अढ़ अल्पप्राण है, अढ़
महाप्राण है, क्योंकि इसमें जोर दे करके मतलब डायरेक्ट वाष्प निकल जा रहा है, लेकिन अढ़वा में थोड़ा सा वाष्प रुक करके निकल रहा है, लेकिन अढ़वा में क्या तुरंत निकल जा रहा है, इसलिए महाप्राण हो गया। अब बता अयोगवा। अयोगवा कौन सा है? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर को क्या कहेंगे? नासिक कहेंगे, और ये अल्पप्राण है। अनुस्वर क्या है? अल्पप्राण है, और ये घोष में आता है। अनुस्वर क्या है? नासिक है, और ये अल्पप्राण में है, और ये क्या होता है? घोष में आता है। और अविसर्ग अ से डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो ये क्या कंठ है, क्योंकि डायरेक्ट निकल रहा है तो कंठ से ही निकल रहा है, तो ये कंठ है, और फिर अल्पप्राण में है, और फिर ये घोष है। ये भी याद रखना। अह में अनुस्वर में अनासिक अल्पप्राण घोष, और इसमें अह में सिर्फ कंठ से निकल जा रहा है, और फिर अल्पप्राण और घोष। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी थोड़ा नोट के रूप में 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं कि सभी स्वर अ से लेकर के अ तक क्या होता है? अल्पप्राण होता है। याद रखना कि सभी स्वर जो है अ से लेकर के अ तक को क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे, और फिर सभी स्वर अ से लेकर के अ तक वो क्या होता है? घोष होता है। ये याद रखना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अ से अ तक में से कोई भी वर्ण दे देगा, और ये कहेगा अल्पप्राण है या महाप्राण है, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो फिर क्या डालना है? अल्पप्राण डालना है। और फिर सभी स्वर क्या? स्वर भी क्या होता है? घोष होता है। अगर मान लेते हैं कि सभी स्वर अल्पप्राण भी दे देगा, घोष भी दे देगा, और महाप्राण दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा, इनमें से एक से अधिक दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, तो इनमें से एक से अधिक देना है, क्योंकि अल्पप्राण ये स्वर जो हैं सभी जितना भी स्वर है वो अल्पप्राण भी होता है और घोष भी होता है। ठीक है, अब देखिए य और व क्या अर्ध स्वर है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन य और व के बारे में कुछ न कुछ पूछ ही देता है। क्या है कि अर्ध स्वर है। य और व के कौन सा स्वर कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, कभी ये स्वर में गिनती आता है, कभी व्यंजन में गिनती आता है। तो इसलिए य और व याद रखना है कि अर्ध स्वर है। निम्न में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है? क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है, तो ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में क्या देना है? य ऑप्शन में रहेगा तो य, और व देना है तो व, और दोनों रहेगा तो इनमें से एक से अधिक डालना है। अब बताएं र जो है लुंठित है। र क्या है? लुंठित है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श होता है। र जो है लुंठित है, लुढ़कते हुए जीभ जो है तालु से स्पर्श होते हुए नीचे की ओर आता है। ठीक है, इसलिए लुंठित कहते हैं। र कैसा वर्ण है? लुंठित वर्ण है। ल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। ये 5 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देगा, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ देगा कोई भी एग्जाम में। बीपीएससी टीआरई 4 में ही इसमें पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। सॉरी, ये टीआरई 4 में तो पूछेगा ही पूछेगा। इससे पहले टीआरई 2 टीआरई 3 जो है उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें ये य व र ल ये इसके बारे में ये पूछा है कोई एक ना कोई एक क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या रखना है? अब ल कैसा है? पार्श्विक है। ल कैसा है? पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाता है। ल जब भी उच्चारण करते हैं क्या ल ऊपर में ही जीभ रहता है, और उसके बगल से होते हुए क्या हो रहा है? वाष्प निकल जा रहा है। तो ल पार्श्विक है, जो कि जीभ के बगल से क्या हो जा रहा है? वाष्प बाहर हो जा रहा है। चलिए, ये वर्णमाला का पूरा कंप्लीट हो गया है। आइए वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो संधि के बारे में पढ़ेंगे, और संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फुल डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं, उसको संधि को और भी अधिक डिटेल से उसमें, जो कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज जो क्लास है बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद।